सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास सादर है। खूब मनाया हुआ कल आप लोगों ने वर्तमान जिन शासनाय का जन्म कल्याणक, और कल मनाएंगे हम पद्म प्रभु भगवान का ज्ञान कल्याणक। और उनके बीच आज गुरुवार को याद करते हुए एक बार फिर आपको ठीक 1 महीने पहले बताया था, उसी को आज रूपांतरित कर रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ के बता रहे हैं। ये देख रहे हैं FIR गुरु जी के शिष्यों पर, 2 ब्रह्मचारियों के ऊपर हत्या के आरोप की बात, पत्थर फेंकने के बाद कहते हैं अपहरण के आरोप, गंभीर आरोप थे। 504, 506, 511 में 307, 363, 364, 367 इन धाराओं के अंदर सोच सकते हैं आप, जब गिरफ्तारी पूरी निश्चित हो जाए तब ऐसे गुरुवर के संघ के जो खास शिष्य थे, साथ में और 19 + 20 अज्ञात, इन पर कार्यवाही एक 72 वर्षीय बुजुर्ग वकील ललितपुर के करते हैं। और वो भी घटना के लगभग 2 साल बाद, 29 दिसंबर की घटना है, और अब यह अदालत में लेकर उसको FIR के दबाव करके FIR कराई जा रही है उस घटना के लिए कि जब उनके ऊपर कहा गया कट्टे से गोली डाली चली गई, उनको हत्या करने की कोशिश की गई, उनको मारने की, अपहरण करने की कोशिश की गई, पत्थर बरसाए गए मारने के लिए। क्या ऐसी बात थी? गुरुवर के शिष्य संघ में ऐसे हो सकते हैं? कल्पना की बात थी, नहीं लग रही थी, हैरानगी हो रही थी कि ऐसा क्या हो सकता है, लग नहीं रहा था। पर FIR हुई है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। उसके ठीक 1 माह बाद आज आपको यह राहत की कुछ खबरें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक निर्णय पर यह खबरें दी गई हैं कि उन पर जो उसमें कई पढ़े लिखे ब्रह्मचारी भाई, अरे सोच नहीं सकते, उनके बारे में जो थी उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी गई है और दोनों से बयान मांगे गए हैं। आज इसी के बारे में खुलासा कर रहे हैं आपसे। इन जो खबर छपी है, अगर इनका एक्सरे करें तो बात बहुत गंभीर लगती है कि लगता है कहीं ना कहीं की बात कहीं पर परोसी गई है, कहीं का जोड़ कहीं से निकाला गया है। कहते हैं तीर कहीं है, निशाना कहीं है। इन खबरों में तो कुछ ऐसा लगता है। पर हम सीधा करते हैं बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस खबर की, जानकारी की जो दी गई गिरफ्तारी रोक के लिए। ये देख रहे हैं आप इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का 2 पृष्ठ देख रहे हैं ना आप। ये क्यों लगाई, कि पुलिस के तथ्यों में क्या खबर पाई, क्या जानकारी मिली कि तत्काल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया लोअर कोर्ट के पास के गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाई दी जाती है और किस 1 माह के अंदर याचिकाकर्ता और 3 सप्ताह के अंदर जिन पर लगे वह अपने लिखित बयान प्रस्तुत कर दें जिस पर इस पर निर्णय हो सके। इस पूरे कोर्ट के जो ये आया है 10 बिंदु के साथ, उसका पूरा एक्सरे करके बताते हैं आपको कि इसमें कहा क्या गया है। आखिर पुलिस ने के तथ्यों में ऐसा क्या आ गया कि गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। वह पुलिस जिसने दर्ज किया गंभीर मामला, एक 72 साल के बुजुर्ग वकील कहते हैं कि मेरे ऊपर हमला किया जा रहा था, तमंचे से 2 फायर किए गए, बच गए, ऊपर थे वो, पत्थर बरसा रहे थे, दरवाजे तोड़ रहे थे अपहरण करने के। ऐसे गंभीर आरोप पर देखते हैं हाई कोर्ट ने क्या निर्णय कैसे लिया है और क्या पुलिस की रिपोर्ट में आया है। एक बार इसको A to Z जांच लेते हैं। आखिर आचार्य श्री के गुरुवर के इस संघ में ऐसा क्यों किया जा रहा है या उनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया है। बात बहुत गंभीर है, पर कहीं ना कहीं लगता है जलेबी की तरह उलझी हुई है। इस निर्णय को जो लिया गया है इसमें स्पष्ट लिखा है पहले क्रमांक से ही कि वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनूप त्रिवेदी को उन्होंने अदालत ने सुना, जिनकी सहायता याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री देवांश मिश्रा, राज्य प्रतिवादियों के AGA तथा सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री नन्हेलाल त्रिपाठी ने की थी। दूसरे क्रमांक में लिखा गया है कि वर्तमान रिट याचिका में जो कि 12 मार्च 2025 को मुकदमा अपराध संख्या 0283/2025 के रूप में धाराएं सुन लीजिएगा, 147, 148, 363, 364, 367, 307, 511, 307 किसी को चोट लगकर घायल कर दी जाए, 511, 120B, 504, 506 IPC के तहत थाना कोतवाली ललितपुर में पंजीकृत अपेक्षित प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR को निरस्त करने तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललितपुर द्वारा 6 मार्च 2025 को पारित आदेश को भी निरस्त यानी कैंसिल करने का अनुरोध किया गया है। यहाँ पर
जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, यानी एफआईआर निर्देश दर्ज हो और गिरफ्तारी हो सकती थी। तीसरे क्रमांक पे लिखा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ, यानी जो 19 थे के खिलाफ धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत सूचक द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर आरोपित एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में सूचक 1977 में ललितपुर में प्रैक्टिस करने वाले 72 वर्षीय अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि 29 दिसंबर की रात को याचिकाकर्ताओं ने 20-25 अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके आवास के बाहर एक गैर कानूनी सभा बनाई और उनका अपहरण करने और मारने का इरादा किया। सूचक का दावा है कि जब उन्होंने अपने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया तो कथित भीड़ ने उनके घर पर पथराव किया, जिसमें गुरुवर के 2 ब्रह्मचारी भैया, 2 ब्रह्मचारिणी दीदी तक शामिल थे और कई डॉक्टर, यानी कई पढ़े लिखे ऐसे लोग भी थे। संतोष इमलिया और अनूप जैन केरू नाम के 2 व्यक्तियों में जिन्हें नाम लिखा है, उन्हें मारने के इरादे से उन पर गोली चलाई गई। मुखबिर ने आगे आरोप लगाया है कि यह घटना सागर पुलिस द्वारा उसके खिलाफ सिटी कोतवाली सागर में दर्ज धारा 295A, 500, 501, 502 आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 394/2022 के संबंध में पूछताछ के तुरंत बाद हुई थी। क्रमांक 4 में लिखा है कि याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपित एफआईआर कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है और इसे रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क तक दिया कि एफआईआर कथित घटना से लगभग 3 साल की अत्यधिक देरी के बाद दर्ज की गई है, जो अपने आप में आरोप की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है। आगे यह कहा गया कि आरोपित एफआईआर कुछ और नहीं बल्कि सागर मध्य प्रदेश में सूचक के खिलाफ दर्ज पहले की एफआईआर संख्या 394/2022 का जवाबी हमला है, जिसमें सूचक पर जैन समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाने वाले अपमानजनक प्रकाशन करने का आरोप लगाया था। दूसरे पृष्ठ पर उसी क्रम 4 में लिखा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललितपुर ने पुलिस रिपोर्ट पर विचार किए बिना बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत कार्रवाई एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देकर कानूनी तौर पर गलती की है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूचक ने अपनी अपमानजनक टिप्पणी के लिए जैन समुदाय के सदस्यों से माफी मांगी है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि 6 मार्च 2025 के आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना एक तरफा पारित किया गया था, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी रेखांकित कर दिया कि एफआईआर में लगाए गए आरोप सामान्य और अस्पष्ट प्रकृति के हैं, जो याचिकाकर्ता को परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से लगाए हैं। कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उन सब के नाम यानी 19 जो बताए गए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रक्रिया दुरुपयोग और प्रथम दृष्टि साक्ष्य की कमी पर जोर देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। 5वें क्रमांक में लिखा है कि एजीए ने निर्देश में कहा है कि जांच प्रगति पर है। उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जांच के दौरान पाया गया कि ऐसी कोई कथित घटना नहीं हुई। यानी 5वें पॉइंट में लिखा गया है कि जांच जारी है, पर ऐसी कोई घटना अभी तक जांच में नहीं मिली कि मेरे ऊपर हमला किया गया, कट्टे से वायर किया गया, अपराध पत्थर फेंके गए, वह सब बात को लिखा है। ऐसी कोई कथित घटना मालूम नहीं चलती। उन्होंने अनुरोध किया है कि जांच की पूरी स्थिति का रिकॉर्ड रखने में कभी कुछ और समय मांग लिया। उन्होंने क्रमांक 6 में लिखा है कि सूचनाकर्ता के विद्वान वकील ने राहत पर पुरजोर विरोध किया ने और कहा कि आरोपित एफआईआर के अनुसार एक संज्ञेय अपराध बनता है, जिसमें इस स्तर पर हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास अग्रिम जमानत मांगने का एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय है, यानी वे अपनी जमानत करवाएं और खत्म करें बात को। ये निरस्त की बात क्यों कर रहे हैं? और इसका लाभ उठाने की बजाय उन्होंने तत्काल रिट याचिका दायर की है। उन्होंने तर्क है कि इस स्तर पर न्यायालय को केवल निर्धारित करने की आवश्यकता है कि कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं। 7वें क्रमांक में लिखा है कि इसमें स्पष्ट दिया है कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। 8वें क्रमांक में बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है क्लियर, और 9वें के अंदर जो ये बात है इसकी पूरे
कहते हैं संक्षिप्त रूप से सब बात क्लियर होती है। सभी प्रतिवादियों को 6 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के पास जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय होगा। इसके कुछ हलफनामे चैनल महालक्ष्मी के पास आज हैं। इसके तुरंत बाद सूचीबद्ध करेंगे। और 90 में इस पर निर्णय सुनाते हुए क्या लिखा गया है? मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए एक अंतरिम उपाय के रूप में यह प्रावधान किया जाता है कि अगले आदेश तक प्रतिवादियों को आरोपित एफआईआर के अनुसार याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने से रोका जाता है, बशर्ते कि वे चल रही जांच में सहयोग करें। 5 अप्रैल 2025 का यह आदेश है। इस निर्णय के बाद चैनल महालक्ष्मी आपको वापस उस एफआईआर के पेज नंबर 9 और 10 पर ले आता है कि वह घटना क्या थी जिसमें अपहरण करने की, हत्या की बात हुई थी। एक बार उसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं कि उसमें कहा क्या था। मुन्ना लाल जी एक जो वयोवृद्ध वकील हैं 72 साल के, जो बीमार भी हैं, उन पर क्या लिखा था? सभी लोग जो थे ये आरोपी जिन्होंने लिखे थे, एक राय होकर गिरोह बनाकर प्रार्थी का अपहरण करने एवं हत्या करने के उद्देश्य से प्रार्थी के घर पर आए थे। प्रार्थी के दरवाजे खुलवाने के लिए दरवाजा पीटने लगे थे। प्रार्थी ने अपने मकान की ऊपर की मंजिल, नोट करिएगा यहाँ पर, प्रार्थी ने अपने मकान की ऊपरी मंजिल से सामने बिजली के खंभे पर जल रही बिजली की रोशनी के से नीचे देखा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो एक क्वेश्चन लगा रही है कि उन्होंने प्रार्थी मुन्ना लाल जी ऊपर चले गए और उन्होंने बिजली की रोशनी में नीचे देखा कि घर के बाहर सागर मध्य प्रदेश और ललितपुर उत्तर प्रदेश के जैन समाज के उक्त लोगों की काफ़ी भीड़ है। प्रार्थी ने, जैसे उनमें सब देख लिया उन्होंने, प्रार्थी का दरवाजा खुलवाने व तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा प्रार्थी को बुरी बुरी गालियां देकर चिल्ला कर कह रहे थे इसका दरवाजा तोड़ दो और घर से अपहरण करके ले चलो, इतना मारो कि चलने फिरने लायक भी नहीं रहे। यानी उन्होंने ऊपर से ये साफ सुन लिया और पहचान लिया और कह रहे थे और हत्या कर दो। लेकिन प्रार्थी ने मौके की स्थिति समझकर अनहोनी को टालने के लिए सुरक्षा से अपने दरवाजे नहीं खोले थे। ऊपर की मंजिल से प्रार्थी झांक रहा था। क्या लिखा है? ऊपर की मंजिल से प्रार्थी झांक रहा था। तो उक्त सभी मुलजिमानों ने प्रार्थी के मकान पर पत्थरबाजी की और पत्थर फेंके। प्रार्थी को जान मारने की नीयत से 2 नाम लिखे इसमें, संतोष इमलिया और अनूप जैन केरू ने प्रार्थी को जान से इरादे से मारने के लिए हाथ में लिए हुए तमंचों से ऊपर की ओर प्रार्थी पर फायर कर दिए। और अगले पेज पर लिखा है, प्रार्थी ने सिर अपना खिड़की के अंदर की ओर कर लिया, यानी ऊपर की मंजिल में खिड़की के अंदर उन्होंने अपना मुंह कर लिया, जिससे संतोष इमलिया और अनूप जैन केरू द्वारा प्रार्थी पर जान से मारने तरह से प्रार्थी पर किए गए फायर प्रार्थी के सिर के पास से ऊपर की ओर निकल गए। इंपॉर्टेंट तीसरी बात, पहली बात वो ऊपर की मंजिल चले जाते हैं और बिजली के खंभे की रोशनी से देखते हैं, तीसरी में वो झांक कर देख रहे होते हैं, और तीसरी बात ये थी कि उन्होंने अपना सर अंदर कर लिया और फायर उसके पास से निकल गए। यदि प्रार्थी को दोनों फायर सिर में लग गए होते तो प्रार्थी की मृत्यु हो सकती थी, और अगर दरवाजे खोल देते तो प्रार्थी की वृद्ध और बीमार पत्नी के साथ वे मुलजिमा और साथी अपहरण करके ले जाते, शायद हत्या कर देते। यह 2 बातें उन्होंने इसमें आरोप लगाई, जिस कारण गंभीर उनके ऊपर सारे आरोपियों पर धाराएं लगी। अभी चैनल महालक्ष्मी टीम कुछ समय ललितपुर गई थी। अचानक उन्होंने मुन्ना लाल जी कमरे मकान का यह चित्र मिला। इस चित्र में देखकर लगा, अब इसके अंदर एक बार देख रहे हैं जिन्होंने आरोप लगाए थे गंभीर। पहले तो एक बात यह आती है, वैसे चैनल महालक्ष्मी को इस निर्णय से नहीं है जो अदालत ने फैसले की, अगर पत्थर पड़े थे तो पत्थर वहाँ मिलने चाहिए थे जो नहीं मिल पा रहे। अब आती है बात कि मुन्ना लाल जी, उन्होंने कहा मैं ऊपर मंजिल पर चला गया था। इस मंजिल में अगर फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा ना, 3 फुट आगे तक उनका छज्जा है, छज्जे के पीछे दरवाजा है, खिड़की है। यानी अगर वो खिड़की से झांक रहे थे तो वो नीचे नहीं दे सकते। इसका मतलब वह इस मंजिल पर नहीं थे, इसका मतलब है इसकी ऊपर वाली मंजिल पर थे जिसमें छज्जा नहीं है। वह भी दिख रहा है आपको, उसमें 16 कांच के टुकड़े लग रहे हैं। अगर वह इस खिड़की में से किसी कांच से देख रहे होते तो नीचे करें बिजली की रोशनी खंबे से आ रही थी। पर एक बार एक प्रैक्टिकल देखिए आप, जब कभी भी आप रोशनी के नीचे देखते हैं ना आप, तो हम ऊपर से देख नहीं पाते हैं। पर उन्होंने 19 लोगों को पहचान लिया था और नीचे सारी बात देख ली थी, पहली बात। दूसरी, उन्होंने कहा तमंचा था, तमंचे का फायर शायद अनुभव नहीं है, पर जानकारी ऐसी मिलती है 10-15 फीट से ऊपर गोली नहीं जाती है, 10 फीट मैक्सिमम। 2 मंजिल तक फायर पहुंच गया था उनके पास।
पहली बात। दूसरी बात यह आती है कि फायर उनके पास के सर से निकल गया था। अगर फायर पास से निकला था तो कम से कम कोई तो कांच इन 16 में से टूटा होता। यह तो अपनी है जांच, खैर जांच पुलिस करेगी। पर इसके बारे में जो बयान मिले हैं वह किसी गंभीर अंदेशे मिलते हैं। यानी बात कहीं की है, निशाना कहीं पर है, बहुत कुछ गोल है, पर आचार्य ऋषि के संग पर यह क्यों चोट है? सवाल सिर्फ ये है, और वह भी लगभग 3 साल बाद ऐसा क्यों हो रहा है? बस सवाल ये है। जो बयान में रिपोर्ट मिली है याचिकाकर्ताओं ने दी है वह 5 पेज का चैनल माल, बस कई के बयान चैनल माल कभी बाद में चर्चा करेंगे। पर आज तो केवल ललितपुर गए थे तो मकान देखा था, तभी 2-3 लोगों से पास में बात की थी, किसी को इस घटना का पता नहीं था। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी बात। खैर अच्छी बात ही है कि गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, संग हमारा एक रहे, भावना यही बातें हैं। और कहते हैं ना, आज हमारे गुरुवर मुनि सुधाकर जी यही कहेंगे कि वह सबसे आगे आएँ, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी बनती है। ऐसा क्यों कोई संघ पर चोट कर रहा है? यह कर्तव्य और जिम्मेदारी उनको संभालनी चाहिए कि वह कौन है जो बार बार आचार्य के संघ पर चोट कर रहा है। सादर जय जिनेंद्र।